कि वो चीज़ें हैं जो शायद इस देश के किसी के पास हो। काशीराम साहब का आखिरी कैडर उनके पास वीडियो लास्ट कैडर, जिसके ऑडियो किसी के पास नहीं, वो वीडियो उनके पास है। और जब उनके पास सब कोई नहीं होता तो सरकारी नौकरी में होते थे, काशीराम के साथ भेज दिए जाते थे, तो ये भोपाल और वहाँ साथ में चले जाते थे, नौकरी की परवाह नहीं करते। जोगिंदर भाई सामने बैठे हुए हैं, आपका शुक्रिया। और ख़ासतौर से BR अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी के तमाम पदाधिकारी, तमाम जो भी इसके जिम्मेदार हैं, उनका शुक्रिया। और आप सभी लोगों को दिल की गहराइयों से मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर की 133वीं जन्मदिन के मौके पर शुभकामनाएँ देता हूँ, उनको नमन करता हूँ, आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। साथियों, हम भारत में रहने वाले लोग हैं, भारत में हर तरह के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, हर सेक्शन के लोग हैं। और किसी का भी जन्मदिन होता है, उसके अगर आप रूप रंग को देखें तो मैं इस्लाम से कहूँ, मोहम्मद साहब 9 अक्टूबर को पैदा हुए थे, कभी कहते हैं कोई 12 वफात हो गए। सड़कें सजाई जाती हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, झंडे निकाले जाते हैं, लेकिन उनकी जो टीचिंग्स थी, जो उनके पैगाम था, जो उनका मैसेज था, उसमें कोई काम नहीं होता। क्या है, आज मोहम्मद साहब का जन्मदिन है, साहब जुलूस निकलेगा, सड़कें बंद की जाएंगी, सब कुछ होगा। रामनवमी का जुलूस निकलता है, बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं, झंडे निकलते हैं, ट्रैफिक रोका जाता है, रंग उड़ाया जाता है, गुलाल उड़ाया जाता है। लेकिन इन ये 133 सालों में डॉक्टर BR अम्बेडकर के जन्मदिन को जिस तरह से मनाया जा रहा है, कम से कम उसमें ज़्यादा ना हो, इतना तो है कि उनकी टीचिंग्स को फॉलो किया जाए। मतलब यहाँ हम जम्मू में कर रहे हैं, एक हिस्सा है देश का, देश के दूसरे हिस्से में भी चले जाएंगे तो 14 अप्रैल को कम से कम किसी न किसी एक हॉल में लोग इकट्ठा होकर उनकी टीचिंग्स पे चर्चा कर रहे हैं। ये एक बड़ी चीज़ है कि वो समाज जिसके बारे में देखिए, मैंने डॉक्टर अम्बेडकर को बहुत नहीं पढ़ा है, बीइंग ए जर्नलिस्ट, एक पत्रकार के रूप में 1991 से बहुजन समाज पार्टी को कवर करता हूँ। क्योंकि उस पार्टी को कोई कवर करने के लिए तैयार नहीं होता था। हर पत्रकार की बीच होती है, तुम भाजपा देखोगे, तुम कांग्रेस देखोगे, तुम जनता दल देखोगे। BSP की कोई खबर करने नहीं जाता था, मैंने कहा ये भी मुझे दे दो। वहाँ चाय भी नहीं मिलती थी, बाकी जगह लिफाफे मिलते थे, जो तरीका है। तो उसको कवर करते करते मैंने इतना BSP की मीटिंगों में अम्बेडकर सुना कि थोड़ा मोड़ा मैं भी जाने लगा। और वो 91 का दिन है, आज का दिन है कि मैं भी अम्बेडकराइज होकर रह गया। और ऐसा हुआ कि मेरी अपनी बात हो, अपने चैनल पे हो, तमाम दूसरे चैनल पे बैठूँ तो मैं बात अम्बेडकराइज मूवमेंट से जुड़े हुए लोग थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, ये 4 शब्द पढ़ने के बाद अम्बेडकर समझ में आ सकते हैं। इसके लिए पूरी PhD और थीसिस और लिखने पढ़ने की मैं समझता हूँ इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है। अगर ये 4 शब्द जो उन्होंने दिए उनको हमने पढ़ लिया, आत्मसात कर लिया, अपने अंदर समझ लिया, उसके माने को समझ लिया, तो मुझे लगता है कि अम्बेडकर को आपने समझ लिया। क्योंकि हम जम्मू में बात कर रहे हैं, उर्दू के शेर भी पढ़े जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पंजाबी, उर्दू, इसका कोई ये अलग से यहाँ पे कोई तर्जुमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर अम्बेडकर के लिए बहुत ज़माने से मेरे जहन में एक शेर रहता है, मैं जहाँ भी जाता हूँ उसे ज़रूर पढ़ता हूँ कि बुलंद हो आज़म तो तारे भी तोड़ सकता है, बुलंद हो आज़म तो तारे भी तोड़ सकता है, कठिन नहीं है कोई काम आदमी के लिए। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने ये साबित किया है। ये जो एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज है, जिसका तर्जुमा बदल के शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो कर दिया गया, जबकि एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज है। जब हिंदी में लिखा जाता है तो एजिटेट को बात में कर दिया जाता है, जबकि उन्होंने जब कहा है पहले शिक्षित, एजिटेट, संघर्ष, देन ऑर्गेनाइज। उनको काशीराम ने समझा, उन्होंने पहले बाउंसर बनाई, फिर DS बनाई, फिर DSP बनाई। मुझे लगता है कि एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज में 3 चीज़ों में कम से कम 2 चीज़ें तो बाबा साहब अम्बेडकर खुद कर रहे हैं। एक काम सिर्फ आपको करना है, शिक्षित बनो, उन्होंने शिक्षित होकर दिखा दिया। शिक्षित बनो, ये शुरुआत को शिक्षित खुद शिक्षा लेके और आपको शिक्षा का अधिकार देके, आरक्षण के जरिए। और जब आरक्षण हुआ तो शिक्षा का अधिकार आपको मिल गया। वो दौर दूसरा था, सावित्रीपुरे को स्कूल खोलना पड़ा था, मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, आपको पढ़ने को नहीं मिलता था। लेकिन आज़ादी के बाद तो ये आपका अधिकार हो गया। राइट टू एजुकेशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिया, बाबा साहब अम्बेडकर दे के चले गए। संघर्ष वो करके चले गए, चाहे वोट के अधिकार का संघर्ष रहा हो, चाहे पानी पीने का संघर्ष रहा हो,
चाहे छुआछूत को खत्म करने का संघर्ष रहा हो, ये सारे संघर्ष उन्होंने किए और इसको वो पूरा करके चले गए। जरूरत है ऑर्गेनाइज होने की, और मेरे ख्याल से ऑर्गेनाइज होना सबसे आसान चीज़ है। संघर्ष मुश्किल रास्ता है, तो उसके लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपके पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने हमको वो अधिकार दे दिए कि अब हमें सिर्फ संगठित होना है। हमसे पूर्व के वक्ताओं ने तमाम बातें कही, मैं भी राजा राम वर्मा जी को, स्पेशली डॉक्टर हसीन साहब को सुनने आया हूँ। उतनी दूर मैं कोई भाषण करने आपके बीच में नहीं आया, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैंने जो अम्बेडकर को जितना देखा, समझा, पढ़ा, उनके बाद मैंने काशीराम को 1991 से फॉलो करने का शुरू किया और वो उनको फॉलो करता रहा। तो मुझे लगता है कि जो डॉक्टर अम्बेडकर का मास्टर की वाला फार्मूला है, बस हम ज़्यादा मेहनत उसी फार्मूले पे करने वाली है कि जो मास्टर का की है कि वो सत्ता की चाबी से सभी ताले खोले जा सकते हैं। तो अगर वो मास्टर की हासिल कर लें आप, तो फिर आपको किसी संघर्ष की जरूरत नहीं। हमने तो उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकारें देखी हैं, बसी साहब 4.5 महीने की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन, और 4.5 महीने की सरकार की धमक ऐसी कि 7 साल पिछले भूल गए लोग, क्योंकि सत्ता की चाबी ऐसी चाबी, उससे सभी ताले खोले जा सकते हैं। 6 महीने की सरकार, मतलब वो बस्तियाँ जहाँ कभी कोई पैदल नहीं जाता था, वहाँ गाड़ियाँ जाने लगी। अम्बेडकर ग्राम योजना, अम्बेडकर आवास योजना, अम्बेडकर के काशीराम आवास योजना, इस तरह की योजनाएं चली, क्योंकि सत्ता आपके पास थी। तो अब संगठित होने का समय है। संगठित होना आपका एक मोटिव होना चाहिए, आपका एक जो एम है, वो टारगेट है, वो आपका संगठन है। और मैंने तो देखा है इस देश में सबसे ज़्यादा संगठन अगर है तो डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे बने। इतने कोई दुनिया में मैंने देश में तो नहीं देखा है। डॉक्टर अम्बेडकर संघ, डॉक्टर अम्बेडकर समिति, डॉक्टर अम्बेडकर सोसाइटी, डॉक्टर कोई भी हो, और वो लोग भी जो डॉक्टर अम्बेडकर के विरोधी हैं, उनकी आइडियोलॉजी के विरोध करते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि 2 तरह की आइडियोलॉजीज होती हैं, एक अम्बेडकर की, एक गोवालकर की। गुरु गोवालकर की एक आइडियोलॉजी है, अम्बेडकर की एक आइडियोलॉजी है, और इस देश में 2 आइडियोलॉजियों की जंग है। आज गोवालकर वाले भी अम्बेडकर का जिक्र करते हैं, उनकी फोटो लगाते हैं, उनकी फोटो पे माला पहनाते हैं, नीला दुपट्टा ओढ़ लेते हैं, नीला गमछा डाल देते हैं। वो लोग उस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए अम्बेडकर को फॉलो करने का दिखावा कर रहे हैं। तो आज डॉक्टर अम्बेडकर तो वो है कि सब उनको अपने साथ रखना चाहते हैं, अपने साथ दिखाना चाहते हैं। आपको सिर्फ संगठित होना है। और बाकी सबसे बड़ी बात, जैसा भी हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के कोट, टाई और सूट की बात करके गए हैं, सीधी सी भाषा में उन्होंने कह दिया कि ये हम इस तरह खड़े हैं तो किसने दिया है? बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। मुझे लगता है कि जम्मू में मेरे लिए एक ये बहुत हसीन और खूबसूरत लम्हा है कि मैं इतने इंटेलेक्चुअल क्लास के बीच में बोल रहा हूँ, वरना पत्रकारों को इंटेलेक्चुअल के बीच में जाने का मौका तो मिलता नहीं। हम लोग उन लोगों के बीच में जाते हैं जो नेता होते हैं। नेता मैं मानता हूँ इंटेलेक्चुअल नहीं होता, वो सिर्फ एक चीज़ सीखता है कि किस तरह से किसको किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो वो इतना उसे आता है, उससे ज़्यादा किसी पत्रकार को आता है। तो 2 जोर और 2 चक्कों का मिलन जो होता है, वो नेता पत्रकारों का मिलन होता है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस खूबसूरत महफिल में बुलाया। 4 मिसरे आप लोगों के लिए कि हवाएं गर्म यहाँ रोज आती जाती है। अच्छा, ये मेरे अपने मिसरे किसी शायर के नहीं, कभी कभी शायरी भी कर लेता हूँ। हवाएं गर्म यहाँ रोज आती जाती है कि मौत आके मुझे लोरियाँ सुनाती है। बुझा सको तो बुझाओ चराग हस्ती को, ये वो चराग है जिसको हवा जलाती है। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया से साहब। अभी मैं अपने अम्बेडकर भवन से रिलेटेड कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। हमने पिछले साल जब फंक्शन किया था तो तब ऊपर काम नहीं लगा हुआ था, तो वो मैंने इस स्टेज से कहा था, क्योंकि उस टाइम भी मैं स्टेज सेक्रेटरी था, तो टीम में काम करते हैं, पता होता है कि क्या हमने आगे हमारा क्या प्लान है, हमने क्या करना है। तो हमने पिछले साल बोला था कि हम इसका प्रोसेस चल रहा है सेक्रेटरीट में, तो हमने फाइल चलाई हुई थी। तो हमें वहाँ से 3.5 करोड़ रुपया मिला, जो भी आपके सामने दिख भी रहा है। मार्बल पड़ गया है, प्लास्टर हो गया है, ऊपर वाला फ्लोर भी डल गया है और ऊपर भी मार्बल शार्बल लग गया है। उससे पहले हमने स्टैचू लगाया था, वो भी पिछले साल है ना, वो लगाया था।
तो अभी ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, 4-5 महीने में ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, बेल फिनिश्ड हो जाएगा। और जहाँ पे पुट्टी शुट्टी जो भी होता है, सीलिंग या जो भी होता है वो हो जाएगा, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और आगे का जो होगा, हमें जो कलेक्शन आएगी उसके बारे में कैशियर साहब आपको बताएंगे कि कितने पैसे आए हैं, कहाँ हमने लगाए हैं, कितने हमने ऑनलाइन किए हैं, कितनी जहाँ पे किए, वो कैशियर साहब मुझे बताएंगे। तो अभी हमारा जो आगे का मेन टारगेट है वो एजुकेशन, हमारी सोसाइटी एजुकेशन पे काम करेगी। और हमारा जो मेन मोटो है वो एजुकेशन है, और एजुकेशन से रिलेटेड ही हम काम करेंगे और बाबा साहब के मिशन को हम आगे तक लेकर जाएंगे। और इस भवन को बनाने और इस हमें मार्ग जो हमें गाइडलाइन दी या गाइड किया, उसमें डॉक्टर साहब ने हमारा पूरा योगदान दिया। उसके साथ सतपाल दोबोरिया जी ने हमें पूरा साथ दिया, पूरी